am Iram Mushtaq, an educator and an interviewer. I am a lifelong learner, passionate about connecting with inspiring personalities who light up the world with their knowledge, resilience, and dreams. Through this show, I aim to bring meaningful, respectful, and soul touching and conversation that blend ilm knowledge with jaspa passion, celebrating voices from every corner of Pakistan and beyond. Whether it's education, technology, creativity, or personal growth, each guest here is a sitara with a story to tell and wisdom to share. Join me as we learn, reflect, and grow. And today I invite on my show is Asif Ali AI Wala. He is an inspiring educator from Tehsil Mirpur Mathelo, District Ghotki, with a background in banking and passion for digital learning and AI tools. He is currently serving in the government of Sindh School Education and Literacy Department. From mastering WordPress basics to embracing content writing and AI coding tools, Asif is an example of how continuous learning transforms lives even from the most humble beginning. इट इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये एक छोटा सा तारुफ था सर आसिफ अली के बारे में। अब मैं सर आसिफ अली से ये कहूँगी कि वो खुद को अपना इंट्रोडक्शन अपने मेरे ऑडियंस को करवाएं। सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरा नाम आसिफ अली है। मैं तहसील मीरपुर माथिलो डिस्ट्रिक्ट घोटकी से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशंस बीकॉम है। करंटली मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर जॉब कर रहा हूँ। शुरू से ही मुझे जो है आईटी स्किल्स का सीखने का बहुत ही शौक था और इंटरेस्ट था। जी मैम। बहुत शुक्रिया सर आसिफ, आपने मुझे बताया। आप मुझे ये बताएंगे कि आपने रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे लिया? आपका इनसे रेहान सिस्टम स्कूल सिस्टम से कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? जी मैं कुछ महीनों से बहुत ही महीनों से मैं रेहान एआई स्कूल को फॉलो कर रहा था। इससे पहले मैं सारे रेहान अल्लाह वाला को फॉलो कर रहा था। जब रेहान स्कूल नहीं बना था, सर रेहान अल्लाह वाला को मैं फॉलो कर रहा था शुरू से ही। तो उसके मैं लेक्चर्स देखता था, उसकी वीडियोस देखता था, मोटिवेट वहाँ से हुआ। फिर रेहान एआई स्कूल आया। फिर मैंने रेहान एआई स्कूल के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे रिसर्च शुरू कर दी। मैंने बहुत ही रिसर्च की। फिर मुझे पता लगा कि ये जो है टू द पॉइंट और काम की चीज़ है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन प्रोसेस थोड़ा आगे चला, लेकिन फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन इस टाइम जो है फीस में भी डिस्काउंट था, तो मैंने डिस्काउंट को देख के और अपॉर्चुनिटीज़ भी थी क्योंकि वेकेशन चल रही थी, तो मैंने जो है ज्वाइन कर लिया। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर लगी, आपको लगा कि अब हालात जो हैं बेहतर हैं और आपके पास टाइम भी है, तो आपने जो है फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो सर मैं आपसे ये पूछूँगी कि अब आपको इस कोर्स में पढ़ते हुए 1 महीना हो गया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन-सी चीज़ें जो थी आपको अच्छी लगी और किन चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी फ़ील होती है? मुझे ज्वाइन करने का ये भी फ़ायदा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मुझे कुछ जो टूल्स थे जिनका नहीं पता था, उनसे भी मेरी फ़ेमिलियरिटी हुई। जो टूल जो मुझे यूज़ करना नहीं आते थे, जैसे ज़ूम, स्ट्रीमयार्ड, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे, वो भी मैंने यूज़ करने सीखे और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। और मेरी कन्वर्सेशंस जो है, कम्युनिकेशन जो है वो भी इम्प्रूव हुई। मेरी इंग्लिश जो है इससे ज़्यादा इम्प्रूव हुई। ये जो है मुझे बेनिफिट्स मिले यहाँ से। जी मैम। सर आप ये बताएँगे अभी तक आप कौन-सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फ़ेस कर रहे हैं? कौन-सी चीज़ें जो हैं अभी आप कह रहे हैं कि मैं इनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं आप, वो कौन-सी चीज़ें हैं? मैडम ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जो है बहुत काफ़ी हैं।
جیسے الیکٹرکسٹی پرابلمس یہاں پہ تو ویسے ہمارے پاس بجلی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ نہیں ہے بجلی کا، لیکن یہاں پہ نیٹ ورک ایشو ہے، انٹرنیٹ ایشوز ہیں، یہاں پہ کوئی ہمارے پاس وائی فائی سسٹم نہیں ہے، میں نے موبائل سے کنیکٹ کیا ہوا سسٹم کو، موبائل سے میں یوز کرتا ہوں انٹرنیٹ، تو یہ بھی ڈفیکلٹیز ہیں ہمارے ساتھ۔ اور ایوننگ میں ہماری کلاسز ہوتی ہے شام کو، تو یہاں پہ لائٹننگ کی پرابلم بھی ہوتی ہے، اور بھی کافی ایسی ڈفیکلٹیز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ جی سر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جب آپ نے اب یہ کورس جوائن کیا تو ارد گرد کے جو آپ کے لوگ ہیں ان کا کیا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے، یا ان کا کیا ریئیکشن ہے جب آپ یہ کورس میں ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ٹول کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ ایکچولی میں 4-5 سال سے جو ہے فیس بک یوز تو کر رہا تھا، لیکن اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا تھا، نہ ہی اپنی کوئی پروفائل کبھی چینج کی، نہ ہی کوئی ایسی اسپیشل پوسٹ لگائی، بس کسی کی پوسٹ آ گئی تو اس کو لائک کر دیا، کچھ ایسے دیکھ لیا کسی کی پوسٹ، ایسے یوز کرتا تھا، لیکن اتنا ایکٹیولی میں یوز نہیں کرتا تھا۔ اچانک پھر جب میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا، اچانک میں نے یہ ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دی، اپنی پروفائلس بھی چینج کر دی، تو بہت سارے دوستوں کی مجھے کالس بھی آنے لگی، آپ کو بہت سارے دوست پوچھنے بھی لگے کہ یہ آپ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہو یا کسی اور نے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے یا کوئی اور آپ کا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے۔ آپ تو پہلے اپنی پروفائل پکچر بھی کبھی چینج نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کبھی کتنے سالوں میں، آج اچانک کیسے اتنی پوسٹنگ کر رہے ہو؟ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ سسٹم جوائن کیا ہوا ہے، ریحان یا اسکول ہے، ان کے بارے میں پتہ ہے، انہوں نے کہا یہ بس ایسے ہی اپنی دکان چمکانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا، یہ بس آپ کو سوشل میڈیا پوسٹ کروانا سکھائیں گے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کینوا سے ہم بھی بنا سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے ہم بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک اٹھا لو، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کمیونیکیشن آپ انٹرویو بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، یہ جوائن کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، جوائن کر لیتے ہیں، پھر اللہ مالک ہے، کمپلیٹ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ان سے کا بہتر ہوگا۔ مجھے جو سمجھ میں آیا پھر میں وہ کرنے لگا، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں اگر آپ کامیاب ہوگا تو پھر ہم بھی کر لیں گے۔ جی سر آپ سندھ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ سندھ ایجوکیشن سسٹم کی کیسا سسٹم ہے، اس میں کیا اچھی باتیں ہیں، کیا اس کے ویک پوائنٹس ہیں، کیا مسائل ہیں ٹیچرس کو، اور کیسا رسپانس ہے اسٹوڈنٹس کا اور لوگوں کا؟ جی میڈم، مجھے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں کیا ہے اس سسٹم کو میں نے جوائن کیا ہے، تو میں ابھی سیکھ رہا ہوں انوائرمنٹ کے بارے میں کہ کیسے ٹیچنگ کرتے ہیں، کیا کام کروانا پڑتا ہے، کیسے جاتے ہیں، کیسے ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پراپر جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہمارا نہیں ہے، اسکولوں کی کنڈیشنز وہ بھی بہت خراب ہے، فرنیچرس بھی نہیں ہے، بکس بھی نہیں ہے، اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں، میں اپنے اسکول کی بات کر رہا ہوں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، بلڈنگ جو پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی بلڈنگ ہے، چھت سے جو ہے وہ پتھر ٹپک رہے ہیں، چھت ٹپک رہی ہے، کبھی بھی کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تقریباً 50 تک میرے کلاس کے جو ہیں وہ بچے ہیں، کے جی کلاس سے لے کر کلاس 5 تک، لیکن کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ میں جب بھی ڈی او یا اے او کی آفس جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو تو نوکری مل گئی، آپ اپنی جاب کرو، آپ اسکولوں کو کیا کرو گا، گورنمنٹ سسٹم ہے چلنے دو۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کریں، ایجوکیشن پرووائڈ کریں اپنے اینڈ پہ، لیکن ہمیں جو اسکول کی طرف سے وہ کوئی بھی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، لیکن ہم اپنی کوشش سے اپنی انشاءاللہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ جی سر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اسٹرگل میں کامیاب کرے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جس طرح آپ اے آئی کو سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اے آئی کو کب تک اڈاپٹ کیا جائے گا؟ جیسے ہم اب یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ جی اے آئی کے ذریعے ہم بچوں کو پڑھائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کب اس سسٹم کو اڈاپٹ کرے گا؟ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اس کے لیے؟ جی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے لیے ہمیں بہت ہی ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ تو ابھی دور کی بات ہے ایجوکیشن کو اینڈ کرنے میں یہاں سندھ میں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہمارے جو دادا پردادا تھے وہ پڑھتے آ رہے تھے، وہی سسٹم وہی سلیبس ہمارے یہاں چل رہا ہے، ابھی صرف کور فوٹو چینج ہوتا ہے، اندر جو مٹیریل ہے وہ وہی کا وہی ہے، ان کے پاس پرنٹنگ مشین میں شاید سسٹم ہے، سب کچھ وہی پرانا سیو پڑا ہوا ہے، بس کور چینج کر کے وہ بس پرنٹ کر دیتے ہیں بکس۔ لیکن یہاں پہ کئی سالوں سے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی چینجنگ اتنی نہیں آئی ہے،
बस तजर्बे हो रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करती है, कभी कौन सी पॉलिसी, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी कौन सा सिस्टम ले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम ज़्यादातर चलता नहीं है, कामयाब नहीं होता है। फिर कोई जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होता है, सेक्रेटरी चेंज होता है, फिर उनकी अपनी पॉलिसी होती है। जैसे जैसे चेंज होते हैं सेक्रेटरी या मिनिस्टर, ऐसे उनकी पॉलिसियाँ भी चेंज होती हैं और मुख्तलिफ जो है अपने अपने हिसाब से तजर्बे करते रहते हैं, लेकिन कामयाब अभी तक कोई भी तजर्बा नहीं हुआ है। अभी बात चल रही है कि सिस्टम को जो है हम कंप्यूटराइज़ करेंगे, सारी चीज़ें जो है हमारी ऑनलाइन होंगी, लेकिन ये भी होने में अभी वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको तो कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता है, सिस्टम का भी पता नहीं है। लेकिन अब जो न्यू रिक्रूटमेंट हुई है, नए टीचर्स आए हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन लाई है स्कूलों में। वो यंग हैं और वेल एजुकेटेड भी हैं, उनको सिस्टम का बहुत अच्छा नॉलेज है। जी मैडम। सर ये तो हो गई कि सिस्टम जो है वो कितना सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात होगी। तो मैं दूसरे साइड पर चलती हूँ, तो वो दूसरी बात ये कि सिस्टम तो चलो सपोर्ट नहीं कर रहा, लोग कितना सपोर्ट करें, बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो लोग, आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल इन द फील्ड काम कर रहे हैं, तो वो लोग कितना ज़्यादा इस बात के लिए विलिंग है कि वो तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, उनके अंदर कितना शौक है, पेरेंट्स कितने सीरियस हैं, बच्चों में खुद क्या टैलेंट है। तो इस बेस पर भी आप बताएं कि अगर सिस्टम नहीं काम कर रहा, तो जिनके लिए सिस्टम बन रहा है क्या वो खुद सीरियस हैं? जी मैडम, स्कूलों में जो पेरेंट्स हैं, जिस गांव में मेरा स्कूल है, वहाँ के जो लोग हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, वो सपोर्ट करते हैं बहुत ही। स्कूल के हवाले से कोई भी काम हो गया, फर्नीचर के हवाले से, वो गांव वाले जो हैं खुद हमारी हेल्प करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्प भी हो गई, अगर स्कूल के हवाले से ज़रूरत पड़ गई तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं। वो गाँव वाले कहते हैं कि आप जो है हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दें, हमारे बच्चों को पढ़ाएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह गाँव वाले बहुत ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे मेरा स्कूल है वो बहुत ही पुराना गाँव है और वहाँ के काफ़ी जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनके ज़मीनों के छोटे-छोटे रकबे हैं, वो उन्हीं पे अपना गुज़र सफ़र करते हैं। तो जैसे-जैसे उनकी अपनी फसल होती है, ज़मीनों की कटाई होती है फसलों की, फिर उनके पास आमदनी आती है। तो उन बेचारों को भी कुछ मुश्किलात जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करें। जी मैम। और सर बच्चों के बारे में बताएं कि बच्चों को खुद एजुकेशन से कितना लगाव है। अगर हम वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें बच्चों के लिए कि हम इंटरनेट की फैसिलिटी दे दें, सोलर सिस्टम से जो इंटरनेट चले, फिर हम बच्चों को लैपटॉप भी दे दें, और वही यानी कि हम कहें कि ठीक है आप टीचर के साथ साथ मिलकर एआई से भी सीखो, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को अगर हम ये सहूलतें दें तो क्या बच्चे उससे सीखेंगे, या उसमें वो और पोटेंशियल है, या बच्चे खुद कितना विलिंग है इसके लिए? अ, जी मैडम, बच्चों की असेसमेंट की वहाँ पे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, ज़हीन हैं, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव लर्नर हैं। वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगर उनको ऐसा कोई सिस्टम दिया जाए तो वो खुद उसमें इंटरेस्ट लेंगे और जल्दी बहुत सी चीज़ें जो है सीख भी जाएँगे। क्योंकि जब से मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया है, जैसे उनको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ तो वो जल्दी वो चीज़ें गेन कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। क्योंकि स्कूल के समय मदरसा भी है जहाँ पे बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं काफ़ी बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे। मदरसे जाते हैं, फिर स्कूल आते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम अगर आप कोई नया सिस्टम लाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। तो उनको पहले ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, मोबाइल फ़ोन क्या होता है, इतना भी नहीं पता था बच्चों को। फिर मैंने उनको अपना जो सिस्टम है लैपटॉप वो लेके गया, वो मैंने उनको दिखाया कि ये जो है लैपटॉप है, इस पे कीबोर्ड है, इसकी एलसीडी है, ये कैसे काम करता है, फ़ेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इन पे क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, कौन से एजुकेशन्स मटीरियल जो हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो हम इस सिस्टम पे कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम तो आसानी से सीख सकते हैं। अ, क्योंकि वहाँ पे एक और मसला है कि हमारे यहाँ गाँव में बिजली सिस्टम नहीं है और वहाँ पे इंटरनेट सिस्टम भी नहीं है, और टीचर भी मैं अकेला हूँ वहाँ पे और कोई टीचर भी नहीं है।
تو وہاں پہ بچے جو ہیں بہت انٹرسٹیڈ ہیں نئی چیزیں سیکھنے کے لیے. جی میڈم. سر یہ تو بہت زیادہ آپ نے حوصلہ افزا بات بتائی کہ بچے خود سیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جہاں پر ریسورسز کم ہوتے ہیں نا وہاں بچوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے سیکھنے کا. جب ہم جن بچوں کے پاس ریسورسز پورے ہوتے ہیں، بجلی، انٹرنیٹ، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے، یا میں کہوں کہ ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی ان بچوں کو قدر ہوتی ہے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اب ہم فیمیل ایجوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں، سسٹمز ہیں، وہ سب کچھ کیا ہے، میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، سندھی کلچر کو بھی آپ جانتے ہیں، جہاں پر بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں، دل خراش واقعات ہیں. تو جو فیمیلز ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو ایسے سسٹم میں ڈالیں جہاں پر یہ ہم اے آئی کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور جو فورنر ٹیچرز ہیں یا میل ٹیچر ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ ہمارے جو لوگوں کا رسپانس آپ کے خیال سے کیسا ہوگا؟ کیا لوگ اور ہماری کلچرل ویلیو اس بات کو الاؤ کریں گی کہ ہم جو ہیں یہ سب کچھ جو ایک جس میں ہم مرد اور عورت مخلوط ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہم اپنی بچیوں کو اس میں ڈالیں؟ جیسے کہ مدرسے میں بہت ساری بچیاں ہیں جن کے ساتھ ایسی باتیں ہیں، اور بھی ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ایسی پردے کی بات آ جاتی ہے. تو ہم اس طرح اس اینگل سے فیوچر کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں میں پڑے رہے تو ہم کیا اس میں سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ہماری بچیوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جی میڈم، ہمیں جو ہے اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے. زیادہ تر رول ہوتا ہے پیرنٹس کا. اگر پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو اچھی طرح تربیت کریں، اچھی طرح ان کو سکھائیں، مینرس سکھائیں، تو وہ بہتر کر سکتے ہیں. ان سے وہ بہتر طریقے سے سیکھ بھی سکتے ہیں، وہ ایجوکیشنس بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے. وہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. اپنے پیرنٹس کو، جو بچوں کے پیرنٹس ہیں، ان کو ان کے ساتھ فرینڈس بن کے رہنا چاہیے، نہ کہ پیرنٹس بن کے رہنا چاہیے. تو ان کے ساتھ ایسے فرینڈلی بن کے رہیں کہ وہ ان کو اپنا دوست سمجھیں، جو بھی بات ہو ان کے ساتھ شیئر کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو ان کے ساتھ شیئر کریں. اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے اے آئی کی ایجوکیشنس بھی دینا چاہیے. جہاں جہاں وہ پڑھنا چاہیں ان کو پڑھانا چاہیے. اگر میں اپنے ایریا کی، اپنے گاؤں کی بات کروں، یہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے. رورل ایریاز میں اسکول بھی بہت دور ہیں، تو یہاں پہ گاؤں کے لوگ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، مدرسے پڑھاتے ہیں. گاؤں میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ بچیاں قرآن شریف پڑھتی ہیں، لیکن یہاں پہ اسکول تو ہے لیکن وہاں پہ پرانے ٹیچرس جو ریکروٹمنٹ ہوئے ہیں وہ آتے نہیں ہیں ہمارے گاؤں میں. وہ پڑھانے نہیں آتے ہیں، اسکول ہمارا بند پڑا ہوا ہے. تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ ہمارے گاؤں کا جو اسکول ہے وہ اوپن ہو جائے، وہاں پہ بھی بچیاں پڑھیں، گاؤں والے بھی اپنی بچیوں کو پڑھانے میں انٹرسٹ لیں. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ لائف کوشچن پہ لکھا ہوتا ہے بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناؤ. اگر ہم انہیں نہیں پڑھائیں گے تو وہ مضبوط کیسے بنے گی؟ وہ تو کمزور ہو جائیں گی، وہ سسٹم میں نہیں آ پائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ لائف کیا ہے، کیسے گزارا کرنا ہے، کیسے گزر سفر کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہوگی. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کریں گی، اپنی فیملی کو ہینڈل کیسے کریں گی؟ جب وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی، خاص طور پہ اگر اے آئی کے ساتھ وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں تو ان کی زندگی اور بھی آسان ہو جائے گی. میں تو سب کو یہی ریکمینڈیڈ کروں گا کہ اپنی بچیوں کی اچھی طرح سے تربیت کریں، اور ان کی اسکولوں میں ایڈمیشنس بھی کرائیں، اور وہ جہاں پڑھنا چاہے، جہاں اپنا انٹرسٹ شو کریں، ان کو اعتماد کے ساتھ وہاں پہ ایجوکیشنس میں ڈال دیں اور ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. جی میں سر بہت اچھی آپ نے باتیں کی. میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے ساتھ اصل میں پرابلمس کیا ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ ہم پڑھ کیوں نہیں رہے، یا ہماری گروتھ کیوں نہیں؟ ایکچوئل جو ہے پرابلم جو آپ نے ابھی تک فیس کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے ہماری گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اس کو آپ بتائیں. اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں یا اپنے ایریا کو دیکھ کے بات کروں تو یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اکثر پاکستان میں بھی یہیں پہ ہوتا ہے کہ ہر سال لاکھوں بچے جو ہے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن اتنی جابس نہیں ہوتی ہیں. ان کو دیکھ کے لوگ، بہت سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، شارٹ کورس کے پیچھے بھاگتے ہیں،
या कहते हैं कि शुरू से कोई छोटा कारोबार कर लें, लेकिन वो उसमें भी नाकाम हो जाते हैं। ज़्यादातर ये भी मसला होता है कि फ़ाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो भी डाउन होती हैं, इसकी वजह से वो उनको नहीं पढ़ा पाते हैं। उनको लगता है कि ये जो जॉब वाला सिस्टम है, इसमें हमारा तो काम होगा भी नहीं, क्योंकि अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, अमीरों के बच्चे ही जॉब हासिल कर सकते हैं, सारा सिफारिश सिस्टम है, हमारी तो कोई सिफारिश नहीं है, बच्चों को पढ़ा के हम क्या करेंगे? उनको बस बकरियाँ लेके दें, भैंसें लेके दें, वो चराएँगे वहाँ पे, खिलाएँ-पिलाएँ भैंसों को, चारा डालें और वहाँ से गुज़र सफ़र करें। यही सिस्टम चलता आ रहा है यहाँ पे भी। हमने बहुत कोशिश की, मैंने यहाँ पे अक्सर यही कोशिश करता हूँ मैं कि उनको बता सकूँ कि अपने घर में से सिर्फ़ अपने एक बच्चे को पढ़ाएँ। सारे अगर आप बच्चे नहीं पढ़ा सकते, किसी एक बच्चे को पढ़ाएँ जो टैलेंटेड हो, उसको पढ़ाएँ। अगर वो पढ़ लिख के कामयाब हो गया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, तो फिर वो कोशिश करेगा कि अपने दूसरे भाई को भी पढ़ाऊँ। अपने घर में वो दूसरे भाई को भी पढ़ाएगा, उनकी भी हेल्प करेगा स्टडी में। इस तरह से जो है एक घर में पढ़ाई वाला माहौल बन जाएगा और वहाँ के उस घर के जो फ़र्द हैं वो जॉब में लग जाएँगे। जी मैडम। ठीक है सर, तो मुझे ये समझ आया कि हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो असल में हमारी पढ़ाई में रुकावट हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इस गाँव में जो है एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बाकी लोगों से मुख्तलिफ क्या पढ़ रहे हैं, अब एआई को भी आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपकी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी मिसाल है जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिली, आपको अच्छा लगा या आपने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए? आई एम सॉरी मैडम, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी सर, मैंने ये पूछा आपसे कि आपके गाँव में काफ़ी सारे लोग जो हैं पढ़ने-लिखने का काम नहीं कर रहे और आप जो हैं उन कम लोगों में शामिल हैं जो कि अपने गाँव में ये पढ़ने-लिखने को और अब एआई को जो है यूज़ कर रहे हैं या आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी मिसाल रही जिसको आपने देखा और आप उससे मुतासिर हुए और आपने सोचा कि अगर ये लोग कर सकते हैं या इन्होंने किया है, मुझे इंस्पायर किया, आपको गाइडलाइन मिली, तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें थी? जी मैडम, मेरे गाँव में 1-2 लोग ऐसे थे जो हमसे पहले पढ़ रहे थे। उनको मैंने देखा कि वो बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, शहर में रहते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, फिर उनको जॉब भी लग गई। उनका लाइफ़स्टाइल भी अच्छा हो गया है और 1-2 बंदे तो ऐसे थे हमारे गाँव के जो जिनको कराची में जॉब लग गई और वो वहाँ पे सेटल्स हो गए। और वहाँ पे उन्होंने स्किल्स भी सीखी, ऑनलाइन स्किल्स सीखी, वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन काम करना भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया कि ऐसा-ऐसा सिस्टम भी है, आप उस पे काम कर सकते हो। फिर वहाँ से मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अगर ये 1-2 लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैं जो है कोशिश की कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। अपने घर से, अपनी फैमिली में से सिर्फ़ मैं ही एक ओनली बंदा हूँ जो यूनिवर्सिटी गया। हम 7 भाई हैं, 7 भाइयों में से। फिर मैंने वहाँ भी काम की, मुझे तो ये भी नहीं अकाउंट से डिपार्टमेंट में जाना है। फिर मेरी एडमिशन हो गई बीकॉम में, मैंने फिर कहा चलो बीकॉम भी सही है, मैंने बीकॉम कर ली फिर वहाँ से। इस तरह मैंने फिर माइक्रो फाइनेंस में एक छोटी-सी जॉब कर ली, माइक्रो फाइनेंस में, उसके बाद मैंने एमसीयू बैंक में जॉब कर ली। इसी तरह जब मुझे जॉब लग गई तो फिर मैंने कोशिश की अपने छोटे भाई को पढ़ाऊँ। फिर मैंने छोटे भाई की एडमिशन कराई टेक्निकल कॉलेज में। अब वो इंशाल्लाह फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी कराची में जॉब कर रहा है और वहाँ पे सिस्टम इंजीनियर है। जी मैम। सर बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुनकर और आपने हमें जैसे इंडिया एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो असल झलक है वो दिखाई। तो सर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लास्ट में अभी हम सिस्टम का हिस्सा हैं, मैं और आप मिलकर पढ़ रहे हैं, तो भी आप जो है सिस्टम में ये जो रिहान या ये स्कूल सिस्टम है इसमें चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पर्सनली, और आप जो है कुछ एडवाइस दें जो कि हम लोगों के लिए भी हो और जनरल भी हो। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप कुछ एडवाइस ऐसा दें जिससे आप सोचते हैं कि बेहतरी आ सकती है। जी मैडम, हम जो भी पार्टिसिपेंट हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरी सबके लिए यही एडवाइस है कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से सीखें और सीखने के बाद कोशिश करें कि कहीं न कहीं पे आपको इंटर्नशिप लग जाए। पेड हो या नॉन पेड हो, इंटर्नशिप आप कर लें। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना सिस्टम को आप टाइम देंगे, उतना ही हम सीख पाएँगे।
क्योंकि इंटर्नशिप हमारे लाजमी है हमारे लिए। हम यहाँ पे जो भी चीज़ें सीखेंगे और फिर वो हम अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके और अपने घर वालों की भी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जी मैडम। जी मैडम, एक दोस्त है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। उससे मैंने पूछा कि आप जो है सॉफ्टवेयर बनाते हो, फिर उस पे कैसे काम करते हो? उसने कहा हम बस जो भी सिस्टम है एआई के ज़रिए जो है हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मेडिकल फील्ड के हो गए, एजुकेशन फील्ड के ऐसे सिस्टम बनाते हैं। फिर मैंने उससे पूछा क्या आप सिस्टम का सिर्फ इंटरफेस बनाते हो, जैसे हम चैट जीपीटी या क्लाउडी से कोई भी एप्लीकेशन बनवाते हैं प्रॉम्प्ट देके, क्या आप इसी तरह एआई से प्रॉम्प्ट देके सिस्टम बनवाते हो, इंटरफेस उसका बनाते हो, शक्ल उसकी बनवाते हो, फिर उसमें आप एपीआई जो है वो इंटीग्रेट कर देते हो, उसमें वो वही रूह आ जाती है जो जिस चीज़ की एपीआई होती है, क्या आप इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाते हो? तो उसने कहा जी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, हम ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। पहले उनका इंटरफेस बनाते हैं, फिर जिस सिस्टम के हिसाब से हम बना रहे हैं उसी चीज़ की हम अगर यूट्यूब के हवाले से बना रहे हैं तो यूट्यूब की एपीआई लेके उसमें डाल देते हैं, फिर वो यूट्यूब वाले या उससे रिलेटेड काम करते, इस तरह हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सिर्फ एपीआई पे काम करके। अब हमें ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जा रहा है कि एपीआई के थ्रू हम एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, उसमें एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अगर ये चीज़ें हम सीख जाएँ और इस पे प्रैक्टिस करें ना, ये इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी मैडम। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हम कोडिंग में भी ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये वाक़ई हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने कीमती टाइम में से जो थोड़ा-सा वक़्त दिया और आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, जिससे हमारे देखने वालों को और मुझे भी बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद है कि आपसे हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे और हम और बहुत सारी एजुकेशन पर और एआई पर और लर्निंग पर बातें करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया तमाम देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।